तो लॉ का बनना और लॉ का टूटना। तो जो लॉ बनेगा, तो हम देखते हैं हबिल लॉ। हबिल लॉ में हर गैलेक्सीज एक्सपेंड कर रही है और एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन ये लॉ टूटता है कोलाइडिंग गैलेक्सी में। ये लॉ टूटता है कोलाइडिंग गैलेक्सी में। तो गैलेक्सीज कोलाइड क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये लॉ तोड़ रहे हैं। दूसरी चीज आती है, जब सन से हम प्लेनेट का ऑर्बिटल वेलोसिटी देखते हैं, तो सन से जो प्लेनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो घटती जाती है, उसको डिक्लाइन कहते हैं, डिक्लाइन कर्व। लेकिन ये चीज गैलेक्सी में नहीं है। गैलेक्सी के अंदर जो इनर स्टार्स हैं वो असेंडिंग कर्व में, और स्पायरल के जो स्टार्स हैं वो फ्लैट कर्व में। तो अगर हम लॉ कहें कि डिक्लाइन कर्व इज द लॉ, तो वहां पे वो रिवर्स लॉ हो रहा है। वहाँ असेंडिंग कर्व है और फ्लैट कर्व है, तो वहाँ का रोटेशनल वेलोसिटीज कैसे तय होती है, ये फाइन ट्यूनिंग करते हैं माइंड से। तीसरी चीज जो है, अगर लॉ है कि सूरज के चारों ओर प्लेनेट घूम रहा है, तो कॉमेट भी घूम रहे हैं। ये लॉ है ग्रेविटेशनल का लॉ। लेकिन ये लॉ को बदलते हैं जब कॉमेट अपना ऑर्बिट छोड़ के और पुच्छल तारे के रूप में सूरज की तरफ जाता है। तो वो कॉमेट लॉ को ब्रेक करता है और पुच्छल तारा बन के सूरज का चारों ओर घूम के वो फिर अपने ऑर्बिट में चला जाता है, जैसे हेली कॉमेट। तीन चीज़ें हमने आपको बताई, लॉ की ट्यूनिंग एंड लॉ ब्रेकिंग की ट्यूनिंग। अब हम आते हैं धरती पे। धरती पे जो पहला लॉ ब्रेक होता है वो है बरमूडा ट्रायंगल। जो उड़ने का लॉ है, हवाई जहाज उड़ता है बर्नौली प्रिंसिपल, और शिप तैरता है बॉयंसी लॉ। ये थॉट से ट्रिगर होते हैं। जब हवाई जहाज मूव करता है तो हवा का स्प्लिट हो जाता है पंख से, और प्रेशर ग्रेडियंट से एक थॉट पैदा होता है। वो थॉट जो है उसको लिफ्ट करता है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, लेकिन जो थॉट पैदा हुआ है वो उसे लिफ्ट करता है। इसी तरह बॉयंसी के अंदर शिप जो है उसको सिंक जो है वो ग्रेविटी करती है, तो पानी हटता है। तो पानी हटने में एक थॉट पैदा होता है बॉयंसी का, जो शिप को लिफ्ट करता है और शिप तैरने लगता है। ये थॉट जो है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर तोड़ दिए हैं इन्होंने, इसलिए वहाँ पे शिप क्रैश भी करते हैं, एरोप्लेन, और शिप डूब भी जाते हैं। अब हम आते हैं पांचवी चीज पे, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है, जब अर्थ बनी तो वहाँ पे हर चीज़ साइलेंट नहीं बनाई गई। इन्होंने एक सिस्मिक फोकस वहाँ पे बनाए। सिस्मिक फोकस इज वाइब्रेटिंग एटम। एटम जो वाइब्रेट करता है वो थॉट से करता है, थॉट से ट्रिगर करता है। जो उसकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो वहाँ पे कुछ एनर्जी खर्च होती है, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी से आती है। लेकिन जब अर्थक्वेक आना होता है तो उसी थॉट को वो एनहांस कर देते हैं और एक बड़ा वाइब्रेशन पैदा होता है और खूब एनर्जी रिलीज होती है ग्रेविटाउन से, और वो अर्थक्वेक का रूप ले लेती है। तो इसको समझने के लिए एपिलिप्सी का जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज एपिलिप्सी, समझने की कोशिश करिएगा एपिलिप्सी क्या है। एपिलिप्सी में क्या होता है, ब्रेन में दो तरह के इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एक एक्शन पोटेंशियल और एक पेस मेकर एक्टिविटी। पेस मेकर एक्टिविटी ये बॉडी और डेंड्राइट के बीच होती है। ये अंदर से जो सिग्नल आते हैं
उसको पेसमेकर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मॉड्यूलेट करती है और फिर एक्शन पोटेंशियल में वो आगे बढ़ाती है। एपिलेप्सी में क्या होता है, 3 तरह के थॉट पैदा होते हैं, ऑरा, टॉनिक एंड क्लोनिक। ये थॉट जो है अंदर से फोटोन लेके पेसमेकर एक्टिविटी पे आता है और पेसमेकर एक्टिविटी जो है उसको आगे बढ़ाती है, तो वो बॉडी में मैसेज जाती है, तो हमें ऑरा दिखता है, हमें टॉनिक दिखता है और क्लोनिक दिखता है। इसमें जो एनर्जी खर्च होती है वो एटीपी से खर्च होती है। तो जो ईईजी में हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करते हैं। तो अंदर से जो थॉट ब्रेन में आते हैं वो मॉड्यूलेट करते हैं, और जब वो मॉड्यूलेट करते हैं तो 2 तरह का मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन के चेंजेस हमें ईईजी में दिखाई पड़ते हैं। तो एक तरह की थॉट से एपिलेप्सी पैदा होती है। इसी तरह जो अर्थक्वेक है ये भी थॉट से पैदा होता है, और ये थॉट सन से आता है, क्योंकि सन जो है वो हेड है हमारी फैमिली का, और वो अर्थ के जो बहुत सी चीज़ें हैं उसको मैसेज भेज के कंट्रोल करता है। तो अर्थक्वेक जो है एक लॉलेसनेस है। फिर हम आते हैं एटम के अंदर। एटम में आपने देखा होगा कि एक लॉ है कि दो चार्ज अपोजिट है, वो आपस में जब आते हैं तो उनका फोर्स बढ़ता है, और जब दूर जाते हैं तो फोर्स कम होता है। इस तरह मैग्नेटिक डाइपोल में जब वो पास आते हैं तो फोर्स बढ़ता है, और दूर जाते हैं तो फोर्स घटता है। इसी तरह ग्रेविटी में देखते हैं, बाइनरी स्टार में जब 2 ग्रेविटी बॉडी पास आती है तो फोर्स बढ़ता है, दूर जाती है तो फोर्स कम होता है। ये लॉ जो है फेल होता है क्वार्क में, या उसे रिवर्स कर लीजिए। क्वार्क कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि जब क्वार्क पास आते हैं तो फोर्स कम होता है ग्लूऑन का, और जब क्वार्क दूर जाते हैं तो खिंचाव बढ़ता है, अपोजिट, इसे कहते हैं क्वार्क कन्फाइनमेंट। तो वहाँ पे एंटी लॉ हो गया। इसी तरह जब हम बबल चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं पार्टिकल का क्रिएशन। तो इन्होंने 2 तरह के पार्टिकल बनाए और उसका एंटी पार्टिकल भी बनाया। तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल का जो क्रिएशन है, एंटी पार्टिकल, ये लॉलेसनेस है। इलेक्ट्रॉन के तो हम यूज जानते हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन का कोई एंटी मैटर एटम नहीं है पूरे यूनिवर्स में। देयर इज नथिंग लाइक एंटी मैटर एटम इन द यूनिवर्स। मैटर का एटम है जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, घूम रहा है, लेकिन इसका एंटी मैटर एटम नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एंटी मैटर पार्टिकल है, ये फाइन ट्यूनिंग इनकी करी हुई है, ये क्रिएटर है। फिर हम आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। ध्यान से देखिएगा, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। इसमें क्या होता है कि जो डायनमो में लॉ लगता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है B, और जब उसमें रोटर घूमता है तो करंट पैदा होती है। तो करंट पैदा करने के लिए ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है। वहाँ फोटोन का एक्सचेंज, जो एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, कैसे जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। इसी का रिवर्स मोटर में दिखता है। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं तो मैग्नेटिक पैदा होता है और मोटर घूमने लगता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम मैकेनिकल काम करा लेते हैं। तो लॉ जो है, अगर एक लॉ है तो एक एंटी लॉ है। अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में डायनमो का जो लॉ है तो मोटर का लॉ एंटी लॉ है। तो फाइन ट्यूनिंग में दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
लॉ और लॉ का टूटना भी हमें फाइन ट्यूनिंग में दिखता है। फिर हम आते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में। तो बायोलॉजिकल वर्ड में जो बायोलॉजी के लॉज हैं वो ब्रेक होते हैं। वो कहाँ दिखाई पड़ते हैं? वो पैथोलॉजी में दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, तीसरा इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेटरी में क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको जो है वो टूटता है और बाहर के ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुस आते हैं। तो बॉडी के अंदर लॉ जो था वो ब्रेक होता है इम्यूनिटी का, तो उसको जो है बीमारियां पैदा होती हैं। फिर डीजेनरेटिव बीमारियां, तो कंजेनाइटल, ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, डीजेनरेटिव एंड मेलिनेंस। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो लॉलेसनेस है, तभी हम बीमार होते हैं। तो इस तरह फाइन ट्यूनिंग में देखें तो फाइन ट्यूनिंग में क्रिएटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर क्रिएटर की ज़रूरत नहीं होगी तो फाइन ट्यूनिंग नहीं हो सकती। फिजिक्स का ये मानना कि यूनिवर्स जो है केवल नियमों से चल रहा है, ऐसा नहीं है। नियम टूट भी रहे हैं, नियम के रिवर्स नियम भी हैं। तो नियम के रिवर्स नियम से भी यूनिवर्स चल रहा है और लॉज टूट भी रहे हैं और लॉ बन भी रहे हैं। तो ये इसका जो हेड है फाइन ट्यूनिंग के हेड ये है। फाइन ट्यूनिंग का हेड हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, जो कि नेचुरल हैबिटेट में टैक्यॉन के रूप में रहता है। और चैप्टर 4 वर्सेस 7 गीता का, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजानहम। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं आता हूँ। तो वो जो गॉड पार्टिकल है, मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है क्रिएशन से पहले भी, क्रिएशन के बाद भी, वो ऑसिलेट करके अपना रूप बदलता है और रूप बदल के वो ह्यूमन फॉर्म में आता है। जैसे हम लोग ह्यूमन फॉर्म में आ गए, तो वो टेलीपोर्ट करके आता है। हम लोग माँ बाप के थ्रू आए हैं, तो वो टेलीपोर्टेशन से आ चुके हैं और उन्होंने अपनी तस्वीर ये टेलीपोर्टेशन से भेजी है। तो गॉड पार्टिकल माइंड और मास के ये बने। मास मिस्ट्री आप समझ जाते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स है और ये माइंड से काम होता है। तो माइंड का ज्ञान एटॉमिक जेनेटिक्स में दिया जाता है। तो ये कहना कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हेसनबर्ग प्रिंसिपल है, प्रोबेबिलिटी का यूनिवर्स, ऐसा नहीं है। वो सब बकवास है। केवल डिटर्मिनिस्टिक ऑर्डर द यूनिवर्स है और वो माइंड से चलता है। माइंड के ज्ञान लीजिए, उसमें माइंड से आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूनिवर्स कैसे बना। तो ईश्वर है, इसकी सच्चाई जानने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। ईश्वर ज्ञान में है और अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो एक आप धुंध में घूमेंगे। वो धुंध क्या है कि किसी ने कह दिया साहब ये किताब खुदा ने लिखी है, आपने मान लिया खुदा ने लिखी है। ठीक है, किताब खुदा ने लिखी है, मान लिया खुदा ने लिखी है, लेकिन खुदा का स्वरूप तो आपको बताना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि खुदा एक है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। तो ये एक गलत इन्फॉर्मेशन उस किताब में उतरी है, उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट किया जाए। तो खुदा क्या है? खुदा गॉड पार्टिकल है। दो गॉड पार्टिकल हैं। खुदा जो है उसका पिक्चर अर्धनारीश्वर है
और वो सबसे छोटी मूर्ति है, वो है ये 2 गॉड पार्टिकल पिक्चर। तो गॉड पार्टिकल के बारे में जानिए, डिटरमिनिस्टिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में जानिए, और क्रिएशन जो नया मॉडल है यूनिवर्स का, क्रिएशन का, वो ये है। यूनिवर्स का नया मॉडल जानिए, जो इनकी थ्योरी है कंटिन्यूस क्रिएशन थ्योरी, हार्ड ना लेकर इन्होंने बताया है कि कंटिन्यूस क्रिएशन है कोसार के अंदर। तो कोसार के बारे में जानिए, डार्क मैटर के बारे में जानिए, टैकियन सी के बारे में जानिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि खुदा है। ये ही QED, खुदा है, QED हमें यही सिद्ध करना है विज्ञान के माध्यम से। धन्यवाद।